नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बिहार में 26 फरवरी से सक्षमता परीक्षा शुरू होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 26 फरवरी से सक्षमता परीक्षा होने जा रही है। परीक्षा को लेकर बिहार बोर्ड ने पूरी तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि यह परीक्षा 13 मार्च तक चलेगी, जो ऑनलाइन मोड में होगी। गलत उत्तर पर नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान इसमें नहीं होगा। 2.5 घंटे की परीक्षा होगी, जिसमें बताया जा रहा है कि कुल 150 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, 26 फरवरी से सक्षमता परीक्षा शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर बिहार बोर्ड ने पूरी तैयारी कर ली है। 13 मार्च तक ये परीक्षा चलने वाली है, जो ऑनलाइन मोड में होगी। संवाददाता रजनीश कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, 26 फरवरी से परीक्षा की शुरुआत होने जा रही है। आप जरा ये बताइए कि अभी टीचर की क्या स्थिति है, क्या शिक्षक का क्या टेक है इस पर? देखिए, पिछले एक सप्ताह से लगातार बिहार के जो शिक्षक हैं वो इंतजार में हैं कि सरकार की तरफ से कुछ सुझाव जो है मांगे जाएंगे। इसके साथ साथ कुछ बदलाव किया जाएगा, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का जो है बदलाव नहीं किया गया है। दूसरी तरफ जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 26 फरवरी से परीक्षा लेने की तैयारी में जुट गया है। यानी 26 से 13 मार्च तक ये परीक्षा होगी और बिहार के लगभग 2,27,000 जो शिक्षक हैं, जिनकी संख्या 70% बताई जा रही है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से। तो कुल मिलाकर ये कहें कि शिक्षक जो हैं फॉर्म भर दिए हैं, लेकिन परीक्षा का लगातार विरोध चल रहा है, क्योंकि जो ऐच्छिक स्थानांतरण का मुद्दा है या ऑफलाइन परीक्षा की मांग है, इसको लेकर शिक्षक लगातार डिमांड कर रहे हैं। हालांकि अब तक सरकार की तरफ से कोई वार्ता की पहल नहीं की गई है। सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने वार्ता की पहल जरूर की थी, लेकिन मुख्यमंत्री के स्तर से ये बदलाव होना है। वो बदलाव जब तक नहीं होगा तब तक शिक्षक जो है कहीं ना कहीं नाराज रहेंगे। और ये अब कहीं जो फॉर्म है, फॉर्म भरने का जो परसेंटेज है, उसको एक तरह से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जारी कर दिया है कि 2,27,000 संख्या है। तो ऐसे में 70% जो टीचर हैं उन्होंने फॉर्म फिलअप कर दिया है। अब 2 दिन बाद जो है एक तरह से इम्तिहान की तैयारी है। 26 से सभी शिक्षक जो है राज्य भर में परीक्षा केंद्र पहुंचेंगे और सक्षमता परीक्षा देंगे। जी बिल्कुल रजनीश, लेकिन जिस तरीके से अभी सरकार का रुख देखने को मिल रहा है, सक्षमता परीक्षा को लेकर तैयारी की जा रही है कि परीक्षा ली जाएगी, इसे क्या समझें? सरकार वार्ता करके शिक्षकों की बात मानेगी या फिर सक्षमता परीक्षा शिक्षकों को देना ही पड़ेगा? देखिए, जितने भी शिक्षक नेता हैं पटना में लगातार कैंप किए हुए हैं, क्योंकि सरकार के स्तर से जो है उम्मीद है कि वार्ता फिर से होगी। और दूसरी बड़ी बात है कि सरकार ने साफ कह दिया है कि राज्यकर्मी का दर्जा आपको तब देंगे जब आप परीक्षा पास करेंगे। तो कुल मिलाकर सरकार हर हाल में परीक्षा लेगी और परीक्षा देने से जो है कहीं ना कहीं शिक्षक पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन जो परीक्षा जो पैटर्न है उसको लेकर और जो ऐच्छिक स्थानांतरण है, वो मुद्दा लगातार जो है अभी तक गर्म है। ऐच्छिक स्थानांतरण की मांग पर शिक्षक टिके हुए हैं, क्योंकि 3 जिले के ऑप्शन दिए गए हैं और उस ऑप्शन का विरोध चल रहा है। शिप्रा, देखना होगा कि आखिर आज से कल तक सरकार क्या एक्शन लेती है, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार जब तक पहल नहीं करेंगे तब तक इसमें बदलाव संभव नहीं है। शिप्रा, लेकिन रजनीश, जिसकी मांग की जा रही थी कि ऑनलाइन मोड में परीक्षा ना हो, लेकिन अभी जो खबर है उसके मुताबिक तो यही बताया जा रहा है कि ऑनलाइन मोड में ही परीक्षा ली जाएगी। देखिए, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कई बार कह दिया है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में परीक्षा होगी। यानी 3 बार ऑनलाइन और 2 बार ऑफलाइन परीक्षा होगी। बावजूद शिक्षक तैयार नहीं है और जो सिलेबस है बीपीएससी वाला, ये सिलेबस को भी कहीं ना कहीं एक तरह से सही नहीं मान रहे हैं शिक्षक, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में ऐलान किया था कि मामूली सी परीक्षा होगी, और शिक्षक कह रहे हैं कि ये मामूली परीक्षा नहीं है, ये बीपीएससी वाला सिलेबस है। ऐसे बिल्कुल रजनीश, अब इंतजार होगा कि शिक्षकों की तरफ से क्या कुछ इस पर रिएक्शन सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। एक बड़ी खबर मिल रही है जिसमें कार्रवाई की गई है। स्कूल की टाइमिंग को लेकर शिक्षकों पर एक्शन लिया गया है। के पाठक के आदेश के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, भोजपुर डीईओ ने ये कार्रवाई की है। 9:05 तक स्कूल नहीं पहुंचने पर टीचर को शोकॉज किया गया है। साथ ही साथ वेतन कटौती की भी कार्रवाई हो रही है। कोइलवर के एचएम समेत शिक्षकों पर कार्रवाई की गई है। सभी का 1 दिन का वेतन काट लिया गया है। आपको बता दें, 9 बजे से लेट होते ही पदाधिकारी जो है वो एक्शन ले रहे हैं। और इसी बीच रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। आरा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पुलिस गाड़ी पर बालू माफियाओं ने पथराव किया है और इस पथराव में अजीमाबाद पुलिस की जीप क्षतिग्रस्त हो गई है। नोनवर बरुणा सड़क के सेवथा का ये मामला बताया जा रहा है।
जहां पुलिस की गाड़ी पर बालू माफियाओं की तरफ से पथराव कर दिया गया। इस पथराव में अजीमाबाद पुलिस की जीप क्षतिग्रस्त हो गई है। नोनउर बरुना सड़क के सेवथा का यह मामला है। और बेतिया में एक रिक्शा चालक पुलिस जीप पर चढ़कर जमकर बवाल काटता हुआ नजर आया। बताया जा रहा है कि गश्ती पर निकली नगर थाने की पुलिस रिक्शा चालक को थप्पड़ मार दी थी, जिसके बाद रिक्शा चालक भड़क गया और पुलिस की जीप पर चढ़कर ही हंगामा करने लगा। रिक्शा चालक के हंगामे की वजह से सड़क पर गाड़ियों की लंबी लाइन भी लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने रिक्शा चालक को जीप से उतारा और फिर अपने साथ थाने ले गई है। ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब रिक्शा चालक पुलिस की जीप पर चढ़ गया था। आप तस्वीरों में देखिए, जो ये जीप पर चढ़ा हुआ व्यक्ति आपको दिख रहा है, ये रिक्शा चालक है। बताया जा रहा है कि गश्ती की टीम ने इसे थप्पड़ मार दिया था, जिसके बाद ये जीप पर चढ़कर हंगामा करने लगा। और आरा से बड़ी खबर है, जहां अपराधियों ने खलासी को गोली मार दी है। ट्रक में लूटपाट के दौरान गोली मारी गई है। 10 अपराधी ने वारदात को अंजाम दिया है। खलासी गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती है, जहां जख्मी खलासी का इलाज चल रहा है। जख्मी खलासी मधुबनी जिले के सकरी थाना क्षेत्र के सकरी गांव निवासी राम खेलावन का 28 वर्षीय पुत्र रामदेव पासवान है। आरा छपरा सड़क का मामला बताया जा रहा है। कोइलवर के जमालपुर में इस वारदात को अंजाम दिया गया। वहां से हमारा हमको भी है, इसको गोली मार दिया। पैसा मोबाइल पर कितना पैसा था? 20,000। कहाँ जा रहे थे? मधुबनी। कहाँ से? कोइलवर बालू रोड का पीछा। कोइलवर से? जी सर। तो ये घटना कहाँ हुआ है? घटना हुआ है सर ये जमालपुर बजरिया से पीछे। अच्छा, तो इसको गोली मार दिया सब। ये कैसे गिरा है, कहाँ गिरा है? बेहोश पड़ा था सर जंगल में। मैंने भाग गया था ये? मार के फेंक दिया। खबर अररिया से है, जहां बदमाशों ने चलती कार पर फायरिंग कर बंधन बैंक के कर्मी से 12 लाख रुपए की लूट की है। बताया जा रहा है कि बैंक कर्मी जब रुपए लेकर कार से जा रहे थे, तभी हथियारबंद अपराधी पीछे से आते हैं और उनकी कार को रोकना चाहते हैं। जब कार नहीं रुकती है तो बदमाश कार पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिससे कार डिवाइडर से जाकर टकरा जाती है। घटना के वक्त कार में 3 बैंककर्मी सवार थे। डिवाइडर में कार की टक्कर से तीनों घायल हो गए और अपराधी उनसे पैसे छीनकर भागने लगे। इसी दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने एक बदमाश को भी दबोच लिया और उसकी पिटाई कर दी। हालांकि बाकी 3 बदमाश भागने में कामयाब हो गए। फिलहाल तीनों बैंक कर्मी समेत घायल चोर का इलाज अस्पताल में जारी है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है और अभी इसमें हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं। जो कुछ घायल हुए हैं उनको हम लोग हॉस्पिटल पहुंचाए हैं। आगे कार्रवाई में बताया सर, अभी फोन किया कि हम सीरियस हैं, हमको हॉस्पिटल में आप आइए। जी जी जी। नारायण मंडल क्या काम करता है? बंधन बैंक में है। क्या फोन किया आपको? बोला कि हम सीरियस हैं। बस इतना ही बोला तो कोई डॉक्टर बोला कि अभी इलाज करना है, कि आपको फोन करना है। तब हम बोला। वहीं बेगूसराय में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक पुलिस अधिकारी विद्यालय परिसर में बच्चों और अभिभावकों के सामने शिक्षक और उसके बेटे के साथ गाली गलौज और मारपीट कर रहा है। घटना बछवाड़ा थाना क्षेत्र के एक स्कूल की है। वीडियो में दिख रहा है कि बछवाड़ा थाने के प्रभारी गुस्से से लाल पीले होकर एक शिक्षक को थप्पड़ मार रहे हैं और उन्हें गाली गलौज कर रहे हैं। थाना अध्यक्ष शिक्षक और उसके बेटे के साथ स्कूल परिसर में ही मारपीट कर रहे हैं। न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर बेगूसराय की बताई जा रही है, जहां आप खुद देख सकते हैं कि एक शिक्षक के साथ जो थाना प्रभारी हैं वो बदसलूकी करते हुए नजर आ रहे हैं। और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। पटना से बड़ी खबर है, जहां ईडी की छापेमारी खत्म हो चुकी है। ओम प्रकाश तिवारी के यहां ईडी की टीम छापेमारी कर रही थी। आपको बता दें, बिहार क्रिकेट लीग के पूर्व संयोजक हैं ओम प्रकाश तिवारी, जिनके कार्यालय पर ईडी की टीम पहुंची थी। छापेमारी की जा रही थी। वित्तीय अनियमितता मामले में यह छापेमारी की जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है, बिहार प्रीमियर लीग के पूर्व संयोजक ओम प्रकाश तिवारी के घर पर छापेमारी खत्म हो गई और इस छापेमारी के दौरान कई सारे कागजात बरामद किए गए हैं।
कार्यालय पर उनकी ईडी की टीम पहुंची थी और अब उन्हीं कागजातों को खंगाला जा रहा है। कटिहार से बड़ी खबर है, जहां पावर हाउस में लगी भीषण आग। नगर थाना के विनोदपुर मोहल्ले की एक घटना बताई जा रही है। पावर हाउस में रिपेयरिंग का काम चल रहा था और अचानक रिपेयरिंग शेड के पास आग लग गई। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन आग पर काबू जरूर पा लिया गया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पावर हाउस में देखिए किस तरीके से भीषण आग लग गई और बताया जा रहा है कि आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल भी बन गया। धुएं का गुबार उठता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। हालांकि रिपेयरिंग शेड के पास जो आग लगी थी उसे बुझा लिया गया है। आग किस वजह से लगी है अभी इसका खुलासा नहीं हो सका है। आग लगा हुआ, देखिए वहाँ देखिए आग लगा हुआ है और रहा है, उसमें धुआं निकल ही रहा है। हाँ। क्या लगता है कैसे लगा होगा? कैसे लगा कोई पता नहीं। वहाँ अगर एकदम गेटे पर उधर तेल वगैरह भेजना तेल नहीं है, कौन सी तो विद्युत से वो लगा। और दरभंगा में गिरफ्तार फर्जी दारोगा मामले में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। फर्जी नकली दारोगा अशोक शाह के भाई मुकेश कुमार ने कुछ तस्वीर सामने लाई है जिसमें पुलिस को जवाब देना मुश्किल हो रहा है। मुकेश ने वो पत्र भी दिखाया जिसमें उसके भाई अशोक को न सिर्फ थाने में ड्यूटी बांटी गई थी बल्कि दुर्गा पूजा से लेकर सरस्वती पूजा के दौरान भी सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात किया गया था। इसके अलावा मुकेश ने कई ऐसी तस्वीर भी दिखाई है जिसमें उसका भाई पुलिस सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहने कई पुलिस वालों के साथ ग्रुप तस्वीर भी ऑन ड्यूटी ले रहा है। पूरे मामले पर सफाई देते हुए एसएसपी ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है। उसका असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ जेलर वाला में उसका रिजल्ट आया था। उसके बाद 1 साल के बाद शायद उसको बोला गया कि डाटा एंट्री का काम करो, तो काम करते करते उसको 112 पे भेज दिया गया। 112 के बाद वो 3-4 महीना जॉब करने के बाद वो यातायात में आ गया। उसके बाद उस दिन से वो यातायात में ही काम कर रहा था। एक बार शादी में उसका टीम का 4-5 गो लोग आया हुआ था शादी में। किसकी शादी? मेरी सिस्टर की शादी थी। ट्रैफिक भी थे, डीएसपी सदर भी थे। उसमें जांच के क्रम में पाया गया कि फर्जी है और इन्होंने कुछ डुप्लीकेट आईडी बना के और डुप्लीकेट जो लेटर्स लेके बहुत सारे लोगों को बेवकूफ़ किया है और उनको दिखा के उनको अपना जाल में फंसा के उनको लगा, इनको बताते हुए कि हम पर दरोगा है, तो उसमें इन्होंने यहाँ पैसा वसूली करता था शहर में। तो हम लोग उनको कल गिरफ्तार करके आगे का कार्रवाई किया गया है। और जो इसमें कुछ जैसा बता रहा है कि कुछ पुलिस पदाधिकारी या जो हमारे सिपाही शामिल है, तो उसको भी हम लोग जांच कर रहे हैं। हम निर्देश दे दिए हैं डीएसपी साहब को कि उनके संलिप्तता के बारे में भी जांच करें। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सिवान में बड़ा बयान दिया है। सिवान में जन विश्वास यात्रा के मंच से तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाया। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के पास आए थे और मेरे माता पिता से हाथ जोड़कर उन्होंने माफी मांगी थी और कहा था कि वे अब कहीं और नहीं जाएंगे और कहीं और जाने की गलती दोबारा नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार ने कहा था कि बीजेपी जेडीयू को तोड़ रही है और उन्होंने जेडीयू को बचाने के लिए मेरे माता पिता से मदद मांगी थी और 2024 में मिलकर बीजेपी को हराने की बात भी कही थी। यही मुख्यमंत्री जी का कहना था कि माफ कर दीजिए, हमारे माता से पिता से माफी मांगी हाथ जोड़ करके कि अब गलती दोबारा नहीं करेंगे। भाजपा जो है हमारे पार्टी को तोड़ रहा है और जब पार्टी को तोड़ रहा है तो लालू जी आप मदद कीजिए और मिलकर 24 में भाजपा को हराने का काम करते हैं। देश भर के नेताओं का, बड़े बड़े नेताओं का दबाव था मेरे ऊपर। सभी लोग कहते थे अगर नीतीश जी सच्चे मन से आ रहे हैं तो उनको साथ ले लीजिए। तेजस्वी यादव के अब इस बयान पर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी विधायक ने जहां तेजस्वी यादव पर ही पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें डिप्टी सीएम बनने का भूत सवार था, इसलिए तेजस्वी यादव नीतीश कुमार का पैर पूजन करते थे और जेडीयू
विधायक विनय चौधरी ने लालू तेजस्वी पर ही नीतीश कुमार के सामने सरकार बचाने के लिए गिड़गिड़ाने का आरोप लगाया है, जबकि पूर्व सीएम और हम के संरक्षक जितन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार के साथ रहकर 17 महीनों में जो गलतियां की हैं उसके लिए तेजस्वी यादव को माफी मांगनी चाहिए। उनको उप मुख्यमंत्री बनने का भूत सवार था तो नीतीश कुमार जी का पैर पूजन किया करते थे, और अभी वही तेजस्वी जी को सत्ता जाने के बाद 17 महीना जो बिहार के अंदर बालू माफिया भू माफिया का राज स्थापित, जंगल राज स्थापित नीतीश कुमार जी ने नहीं करने दिया और सत्ता से बेदखल हो गए। जिस प्रकार मछली को तालाब से निकलने के बाद जिस प्रकार मछली जो है तड़पने लगता है, वही तड़पन तेजस्वी यादव के बीच में आज आ गया है। इसलिए इस प्रकार का अलूल जलूल बयान देने के अलावा उनके पास में अब कुछ नहीं बचा। देखिए, अब जब छेड़ दिए हैं तो बोलना पड़ेगा। जब हम लोगों ने निर्णय ले लिया था कि हम लोग छोड़ेंगे, तो दोनों बाप बेटा आकर के हाथ जोड़ कर कहे थे कि जैसे रखना हो रहिए, हम लोग रहेंगे। हाथ जोड़ने की उनकी आदत है, वो अपनी आदत को भूल करके हम लोगों के बारे में कह रहे हैं। और उसके बाद तब जाकर के उदाहरण में दे रहा हूँ, तब जाकर के उन्होंने चंद्रशेखर जी का और इस सबका विभाग बदलने पर उन्होंने कहा कि आपको जैसे रहना रहने। हाथ जोड़ करके दोनों आदमी, याद कीजिएगा आप लोग कि दोनों बाप बेटा मिलने के लिए आए हुए थे। इसलिए हम लोगों की आदत नहीं है हाथ जोड़ने की या पाँव पकड़ने की, उनकी आदत है। तो ये प्रश्न कहाँ से आता है? वो अपनी मुंह में मिट्ठू बन रहे हैं कि आप माफ़ी मांगे। माफ़ी तो उनको मांगना चाहिए कि इतना दिन रह करके हम आपके साथ जो गलतियां किया है उसको माफ़ी कीजिए, और गलती वो दोहरा कर रहे हैं। आज समाज में जाके कह रहे हैं कि 17 महीना में हम ही सब कुछ किया। मुख्यमंत्री करता है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर करता है या कोई मंत्री करता है, लेकिन इस बात को सबको समझा रहे हैं। विश्वास यात्रा के तहत आरा पहुंचे तेजस्वी यादव के कार्यक्रम में जमकर बवाल हुआ है। दरअसल तेजस्वी जगदीशपुर बस पड़ाव मैदान पहुंचे थे। उन्हें देखने के लिए हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे थे। तेजस्वी यादव को शाम 3 बजे जगदीशपुर पहुंचना था, लेकिन वो शाम 6:30 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। तेजस्वी यादव के पहुंचते ही भीड़ बेकाबू हो गई और सेल्फी लेने की होड़ मच गई। कार्यक्रम स्थल पर लोगों की भीड़ के चलते काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। इस दौरान समर्थकों ने कार्यक्रम स्थल पर कई कुर्सियों को तोड़ डाला और हंगामा करने लगे। कई कार्यकर्ता मंच पर भी चढ़ गए। तेजस्वी यादव ने खुद ही कार्यकर्ताओं को समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन कार्यकर्ताओं ने एक नहीं सुनी। बाद में तेजस्वी यादव को कम समय में ही जनसभा खत्म करके रवाना होना पड़ा। और इसी बीच रांची से बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होने वाला है और 27 फरवरी को वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव बजट पेश करेंगे, जबकि 2 मार्च को बजट सत्र का समापन हो जाएगा। बजट सत्र में इस बार चंपाई सोरेन सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। मुख्य विपक्षी दल बीजेपी सदन में सरकार को घेरने की तैयारी में है। सदन के अंदर कांग्रेस विधायकों की भूमिका पर भी सबकी नजर रहेगी। तो वही झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल नहीं हो सकेंगे। पीएमएलए की विशेष अदालत ने यह फैसला सुना दिया है। आज से शुरू हो रहे बजट सत्र में शामिल होने के लिए हेमंत सोरेन की ओर से कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, लेकिन गुरुवार को फैसला सुनाते हुए अदालत ने हेमंत सोरेन को बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। अनुमति नहीं मिलने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हेमंत सोरेन की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में आदेश को चुनौती दी गई। मामले में झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। कोर्ट परिसर जो है वहां तो इसके साथ ही रांची के सीएम आवास में आज से शुरू हो रहे बजट सत्र को लेकर सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक हुई, जिसमें एकजुटता पर जोर दिया गया। बैठक में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और मंत्री मिथिलेश ठाकुर के साथ साथ कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह, शिल्पी नेहा तिर्की और मंगल कालिंदी समेत कई विधायक शामिल हुए। साथ ही सदन में जनहित से जुड़े सवाल उठाने पर चर्चा की गई। सदन का बेशकीमती समय वो नाटक और नौटंकी करके
बर्बाद न करें और जिस जनता ने उनको इस आशा और विश्वास के साथ प्रतिनिधि बनाया है वो अपने दायित्वों का अच्छा निर्वाह करें। और सत्ता पक्ष हमेशा विपक्ष के साथ मिलकर काम करना चाहता है और हम चाहते हैं कि दोनों सदन दोनों का होता है तो सदन। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की महाराष्ट्र से। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम मनोहर जोशी का निधन हो गया है। मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में आज सुबह उनका निधन हुआ। बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक के बाद 21 फरवरी को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उनका निधन हो गया है। तो महाराष्ट्र के पूर्व सीएम मनोहर जोशी का निधन हो गया है। मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में आज सुबह ही उनका निधन हो गया। बताया जा रहा है कि उन्हें हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद 21 फरवरी को उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया था और आज उन्होंने अंतिम सांस ली है। तो महाराष्ट्र से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, हिंदुजा अस्पताल में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम का निधन हो गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।